पिछले क्लास में हमने मानव श्वसन तंत्र जिसका पहला भाग ऊपरी श्वसन तंत्र का अध्ययन किया था। आज हम मानव श्वसन तंत्र के दूसरे भाग या निचले श्वसन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। मेन पॉइंट मानव श्वसन तंत्र जिसके दूसरे भाग की हम चर्चा करेंगे। निचला श्वसन तंत्र। ऊपरी श्वसन तंत्र में हम नासिका गुहा, ग्रसनी तथा स्वर यंत्र तात लैरिंगिस का अध्ययन कर चुके हैं। स्वर यंत्र के बाद हमारे श्वसन तंत्र में जो अंग होते हैं वो दूसरे पार्ट के अंग हैं जिनको निचले श्वसन तंत्र में रखा जाता है। पहले अंग की अगर हम इसमें बात करें तो ये श्वास नली से प्रारंभ होता है। श्वास नली आगे जाकर के श्वसनी में बनती है। श्वसनी जो होती है वो श्वसनी का चौथा जो पार्ट होता है फेफड़े और वायु कुप्पिकाएं। ये अंग शामिल होकर के हमारे निचले श्वसन तंत्र को बढ़ाते हैं। देखो, निचले श्वसन तंत्र में सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे श्वास नली का। श्वास नली श्वास नली लगभग 5 इंच लंबी नली होती है। ये लगभग 5 इंच लंबी नली है। ये कूट स्तरीय पक्षमापी स्तंभाकार उपकला द्वारा निर्मित रेखित सी आकार के छल्ले होते हैं। यह छल्लों से बनी होती है। देखो, हम श्वास नली की बात कर रहे हैं। श्वास नली लगभग 5 इंच लंबी नली है और ये कूट स्तरीय पक्षमापी स्तंभाकार उपकला कोशिकाओं से निर्मित है। उपकला कोशिकाओं से निर्मित है। जो पक्षमापी उपकला कोशिका है उससे बनी हुई होती है। इसमें इस उपकला का रेखित सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। रेखित सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं अपने श्वास नली में। ये सी आकार के छल्ले जो होते हैं वो श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं। पिचकने से रोकने का कार्य करते हैं। अर्थात
ये श्वास नली को सदैव खुला रखते हैं। देखो, ये हमारे जो श्वास नली है उसके अंदर रेखित सी आकार के उपास्थि जो छल्ले होते हैं, जो उपास्थि से निर्मित होते हैं, वो छल्ले श्वास नली को पिचकने से रोकने का कार्य करते हैं। अर्थात हम यूं कह सकते हैं कि ये सदैव श्वास नली को खुला रखने का कार्य करते हैं। श्वास नली जो होती है, श्वास नली स्वर यंत्र को श्वसनी से जोड़ने का कार्य करती है। या हम यूं कह सकते हैं, देखो हमने लाइन लिखी है कि श्वास नली जो है वो स्वर यंत्र को श्वसनी से जोड़ने का कार्य करती है। देखो कि ऊपरी जो श्वास नली का भाग होता है, शीर्ष भाग, वो स्वर यंत्र या लैरिंग से जुड़ा हुआ होता है। जहाँ पर हमने एपिग्लोटिक्स घाटी ढक्कन की बात की थी ना, वहाँ से इसका ऊपरी सिरा जो होता है स्वर यंत्र से जुड़ा होता है और ये नीचे जाकर के श्वसनी के अंदर विभक्त हो जाती है, तो श्वसनियों के अंदर बंट जाती है। तो हम यूं कह सकते हैं कि श्वास नली स्वर यंत्र व श्वसनी को जोड़ने का कार्य करती है। दूसरी बात, ये कंठों से वायु को वक्ष गुहा तक पहुंचाने का कार्य करती है। वो किस प्रकार से कि इसके अंदर पाई जाने वाली जो पक्षमाभी उपकला है उसके द्वारा श्लेष्मा का स्त्राव होता है। इसमें उपस्थित उपकला द्वारा श्लेष्मा का स्त्राव होता है। ये श्लेष्मा आगे जाने वाली वायु को शुद्ध करने का कार्य करता है। देखो, हमने यहाँ देखा था पक्षमाभी स्तंभाकार उपकला यानी एपिथेलियम जो सेल है, इसके अंदर पाई जाने वाली एपिथेलियम यानी उपकला जो होती है उसके द्वारा श्लेष्मा का स्त्राव किया जाता है। जो वायु हम सांस के दौरान लेते हैं उसके अंदर अगर कोई धूल के कण या अशुद्धि जो शेष रहती है, उनको क्या है कि श्लेष्मा, ये जो श्वास नली में स्त्रावित होता है, इस श्लेष्मा के द्वारा श्वास नली में ही उस कचरे को रोक लिया जाता है और आगे फेफड़ों में शुद्ध वायु भेजी जाती है। इसी के साथ ये श्वास नली जिसके अंदर इतना, ये लगभग 5 इंच लंबी है, कूट स्तरीय पक्षमापी स्तंभाकार उपकला से निर्मित रेखित सी आकार के उपास्थीय छल्लों से बनी होती है। ये सी आकार के जो उपास्थीय छल्ले होते हैं, ये जब श्वास नली में वायु नहीं होती, अर्थात जब ये खाली होती है वायु की अनुपस्थिति में, तो उस स्थिति में श्वास नली पिचक सकती है। तो उसको पिचकने से रोकने का कार्य रेखित सी आकार के जो छल्ले पाए जाते हैं, ये उपास्थीय छल्लों द्वारा इसको पिचकने से रोका जाता है। और हम बात करेंगे श्वास नली क्या होगी, ऊपर स्वर यंत्र को, नीचे श्वसनी में जाकर के विभक्त हो जाती है। तो स्वर यंत्र व श्वसनी को जोड़ने का कार्य करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो एपिथेलियम सेल जो होती है उनके द्वारा श्लेष्मा का स्त्राव होता है और ये श्लेष्मा
हमारे द्वारा ली गई जो सांस है उसमें अगर कोई अशुद्धि है तो उस अशुद्धि को श्वास नली में रोकेगी और आगे शुद्ध वायु भेजने का कार्य, आगे फेफड़ों में शुद्ध वायु भेजने का काम करेगी। अगले पॉइंट की हम बात करेंगे श्वसनी। देखो कि ये ऊपर से स्वर यंत्र से जुड़ी रहेगी, ये बीच की जो नली है इसको हमने नाम दिया है श्वास नली, और ये श्वास नली नीचे आकर के दो शाखाओं के अंदर विभक्त हो जाती है, बन जाती है। इनको हम कहते हैं श्वसनी। श्वसनी यानी कि श्वास नली दो श्वसनियों, लेफ्ट एंड राइट यानी बाएं और दाएं, दो श्वसनियों के अंदर विभक्त हो जाती है। ये श्वसनी जो होती है, ये श्वास नली से श्वसनी अपने अपने तरफ के यानी बाएं और दाएं फेफड़ों के अंदर प्रविष्ट होती है। बाएं और दाएं फेफड़े में प्रविष्ट होकर के ये विभाजित होती है। देखो इनसे शाखाएं निकलती है, प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी आगे जाकर के तृतीयक श्वसनी के अंदर विभक्त रहेगी, और तृतीयक श्वसनी आगे पतले पतले शाखाओं के अंदर विभक्त रहती है। इस प्रकार से इधर भी देखो हम बात कर रहे हैं कि श्वास में आगे जाकर के दो श्वसनियां, बाएं और दाएं श्वसनी, बाएं श्वसनी, बाएं श्वसनी, और इसको हम नाम देंगे दाएं श्वसनी। देखो कि श्वास नली की विभक्त होते ही जो श्वसनी बनेगी उसको हम कहेंगे प्राथमिक श्वसनी। प्राथमिक श्वसनी। श्वसनी आगे जाकर के फेफड़े में प्रविष्ट होकर
फेफड़े में प्रविष्ट होकर के आगे शाखाओं के अंदर इस प्रकार से बढ़ जाती है। इसको हम कहते हैं द्वितीयक श्वसनी। द्वितीयक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी आगे जाकर के तृतीयक में, तृतीयक श्वसनी। तृतीयक श्वसनी जो होती है वो आगे जाकर शाखाओं के रूप में फैल जाती है, जो संपूर्ण प्रत्येक खंड में ये शाखाएं फैली हुई रहती है, जिसे हम श्वसनिका कहते हैं। श्वसनिका। और ये श्वसनिकाएं जो होती है ये आगे जाकर के श्वसनिकाओं में और श्वसनिकाओं के अंतिम छोर पर कप के समान संरचनाएं उपस्थित होती है, जिन्हें हम वायु कुप्पिकाएं कहते हैं। यानी कि कप के समान छोटी, जो गुब्बारे के समान हम कह सकते हैं, महीन झिल्ली वाली संरचनाएं होती है, जिन्हें कुप्पिकाएं कहते हैं। कुप्पिकाएं। ये कुप्पिकाएं जो होती है इनके ऊपर सल की उपकला, सल की उपकला की झिल्ली पाई जाती है। सल की उपकला की झिल्ली पाई जाती है। ये सल की उपकला की झिल्ली इनके ऊपर, यानी कि उपकला स्तरीय झिल्ली इनके ऊपर जो वायु कुप्पिकाएं होती है उन पर उपस्थित होती है। इन जो झिल्ली होती है उसके द्वारा ही क्या होता है कि ये गैसों, रुधिर नलियां और फेफड़ों के बीच में गैसों के विनिमय के को सहज बनाने का कार्य करती है। देखो हम इसको दोबारा देखेंगे। जो श्वसनी है, श्वसनी में दोबारा देखें कि ऊपर श्वास नली जो होती है वो दो बाएं और दाएं दो श्वसनियों के अंदर विभक्त होती है। ये श्वसनियां आगे जाकर के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक के अंदर विभाजित होती है, और तृतीयक श्वसनी आगे शाखाओं के रूप में बंटी होती है, जिसे श्वसनिका कहते हैं। और श्वसनिकाएं जो होती है उनके अंतिम छोर के ऊपर कप के समान संरचनाएं होती है, जिन्हें हम वायु कुप्पिकाएं कहते हैं। वायु कुप्पिकाएं जो होती है उनके ऊपर सल की उपकला स्थित होती है, यानी कि सल की उपकला पाई जाती है। ये सल की उपकला ही क्या होती है कि रुधिर केशिकाएं, यानी कि यहाँ पर सल की, इसके ऊपर रुधिर केशिकाओं का जाल बिछा हुआ होता है। तो रुधिर केशिकाओं का रुधिर जो है उस रुधिर और फेफड़ों के बीच में गैसों का जो विनिमय होता है उसको सहज बनाने का कार्य सल की उपकला जो झिल्ली वायु कुप्पिकाओं के ऊपर उपस्थित होती है या स्थित होती है उनके द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट हम देखेंगे फेफड़े। फेफड़ों के बारे में देखो कि फेफड़े जो होते हैं मध्यपट या डायफ्राम के ऊपर पक्ष गुहा में स्थित होते हैं। कि मध्यपट या डायफ्राम जिसके ऊपर स्थित होते हैं फेफड़े, जो कि मानव शरीर में दो होते हैं संख्या में। हम यूं कह सकते हैं कि एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं जो स्पंजी ऊतक के बने हुए होते हैं। स्पंजी ऊतक से बने। हम यूं कह सकते हैं कि मानव शरीर में स्पंजी ऊतक से बने दो कोमल, लचीले, हल्के गुलाबी रंग के फेफड़े पाए जाते हैं। फेफड़े हमारी पक्ष गुहा में, डायफ्राम या तलपट या मध्यपट कह सकते हैं, मध्यपट के ऊपर एक जोड़ी कोमल
हल्के गुलाबी रंग के फेफड़े आए जाते हैं, जो कि स्पंजी ऊतक से बने होते हैं। हम बात करेंगे कि जो लेफ्ट साइड का फेफड़ा होता है, बायां फेफड़ा, वो दाहिने फेफड़े से या राइट साइड के फेफड़े से कुछ लंबाई में अधिक होता है, परंतु चौड़ाई राइट साइड वाले की अधिक होती है। यानी कि बायां फेफड़ा दाहिने फेफड़े से, लेफ्ट साइड वाला राइट साइड वाले से लंबाई में अधिक होता है, जबकि राइट साइड वाला फेफड़ा लेफ्ट साइड वाले फेफड़े से चौड़ाई में अधिक होता है। लेफ्ट जो साइड का फेफड़ा है जिसकी लंबाई अधिक होती है, ये 2 खंडों के अंदर बंटा हुआ होता है। इसमें 2 खंड होते हैं, जबकि राइट साइड का फेफड़ा 3 खंडों में विभक्त होता है। लेफ्ट साइड जिसकी लंबाई अधिक होती है वो 2 खंडों में विभाजित रहता है, और राइट साइड का फेफड़ा 3 खंडों के अंदर विभाजित होता है। स्त्रियों के फेफड़ों की बजाय पुरुषों के फेफड़े कुछ भारी होते हैं। देखो, दाहिना फेफड़ा तीन खंडों में, व बायां फेफड़ा 2 खंडों में विभक्त होता है। दायां फेफड़ा चौड़ाई में अधिक, व बायां फेफड़ा लंबाई में अधिक होता है। देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लंबाई लेफ्ट की ज्यादा होती है, फिर भी ये 2 खंडों में बंटा हुआ होता है, जबकि चौड़ाई इसकी ज्यादा होती है और ये 3 खंडों में विभक्त होता है, राइट साइड वाला। अगली बात हम देखें तो नेक्स्ट बात आती है, वो आती है कि फेफड़ों के अंदर ये दाएं और बाएं दोनों श्वसनियां जो होती है, जिसे हमने श्वसनी, ये दोनों श्वसनियां प्रविष्ट करती है, और प्रविष्ट करने के बाद में इनको हम नाम देंगे प्रथम। जैसे देखो, इसको हम नाम दें प्रथम श्वसनी या प्राथमिक श्वसनी। इसे जो शाखा में बंधी हुई होगी तो इसे कहेंगे हम द्वितीयक श्वसनी। द्वितीयक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी की जो शाखाएं होगी उसे हम कहेंगे तृतीयक श्वसनी।
तृतीयक श्वसनिक से आगे जो शाखा होगी उसे हम कहेंगे, जो हमने बात पढ़ा था ना, श्वसनिकाएं। श्वसनिकाएं श्वसनिकाएं या श्वसनिया। श्वसनिकाएं आगे जाकर के सीमांत शिरों पर्यंत अंत में जुड़ी हुई होती है कपनुमा संरचनाएं, जिन्हें कहते हैं कुपिकाएं। ये कुपिकाएं ही हमारे फेफड़ों से वायु रुधिर में और रुधिर से वायु फेफड़ों में लाने का कार्य इन कुपिकाओं के द्वारा संपन्न होता है।